हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी अगर हमारे पास कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो उसके करेस्पॉन्डिंग हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, जिसे हम किसी पर्टिकुलर वे से फाइंड करते हैं। वो अभी हम बताएंगे कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट के बीच में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आगे रिलेशन फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट की हेल्प से हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जिनकी हेल्प से हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म आता है माइनर। माइनर, ओके, तो माइनर हम कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन, या एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम पिक करें उस मैट्रिक्स का, जैसे मान लो ए आई जे, राइट। ए आई जे कौन सा एलिमेंट होगा जो उस मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम में लाई करेगा। तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम माइनर डिफाइन करते हैं। यानी हमने कोई एक एलिमेंट पिक किया ए आई जे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम उस एलिमेंट का माइनर डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? हमने क्या किया, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट की रो और कॉलम के एलिमेंट्स को हमने हटा दिया। फिर उसके बाद में जो मैट्रिक्स बना उसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम माइनर बोलते हैं। तो देखो, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, यानी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है एन। डिफाइन एम आई जे, यानी हम किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर हम किससे डिनोट करेंगे, एम आई जे से, कैपिटल एम और सबस्क्रिप्ट में आई जे, यानी ith रो और jth कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा उसका माइनर। डिफाइन एम आई जे एज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एज डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, यानी किसी एलिमेंट का माइनर एम आई जे हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रो होगी और जो कॉलम होंगे उसके एलिमेंट्स को हटा देंगे। उसके बाद में जो बचा हुआ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम ऑफ दैट deleting row and column of that element aij, नोट डाउन करो। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, डिफाइन एम आई जे। एम आई जे क्या होगा, माइनर होगा किसी एलिमेंट ए आई जे के करस्पॉन्डिंग, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, उस एलिमेंट के जो रो और कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग, यानी ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कौन सी रो होगी, ith रो एंड jth कॉलम, उनको हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद में जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट। देखो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक 3x3 का मैट्रिक्स है। लेट A इज इक्वल टू 1 3 2 0 2 4 -1 5 3। यह हमने मान लिया कोई एक 3x3 का मैट्रिक्स है, और इसके एलिमेंट्स कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 2, एंड सो ऑन, राइट। तो
इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम उन एलिमेंट्स का माइनर डिफाइन करना चाहते हैं या माइनर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या डेफिनेशन बताया कि कोई भी एलिमेंट पिक करो aij, उसका माइनर हम कैसे डिफाइन करेंगे, उस एलिमेंट के जो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसके एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे, फिर जो बचेगा मैट्रिक्स उसका हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखो जैसे मान लो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है 1, उसके करस्पॉन्डिंग हम माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे 4a11 यानी कि 1, यानी हम इस 1 के करस्पॉन्डिंग या जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है a11 उसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे डिफाइन करेंगे, m11 इज डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट, यानी इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो रो है और 1 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है हमने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने से क्या क्या बचा हमारे पास में, इस रो और इस कॉलम को तो हमने डिलीट कर दिया, तो बचा कौन कौन सा, 2 4 5 3, यानी सेकेंड रो के एलिमेंट्स 2 4 और थर्ड रो के एलिमेंट्स 5 3, 2 4 5 3, राइट। यही बचा। जब हम इस एलिमेंट के रो और कॉलम को जब हम डिलीट कर देंगे तो उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, सेकेंड रो के एलिमेंट्स 2 4 और थर्ड रो के एलिमेंट्स 5 3, राइट। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना, वो क्या बनेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 2 × 3 माइनस 4 × 5, ये क्या बनेगा 2 × 3 माइनस 4 × 5, तो ये कितना बना 6 माइनस 20, 6 माइनस 20 यानी माइनस 14, राइट। यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू कितनी आई, माइनस 14, राइट। अब सपोज हमें इस a22 के करस्पॉन्डिंग हमें माइनर कैलकुलेट करना है, a22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, 4a22 m22 इज, m22 क्या बनेगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हमने रिमूव कर दिया, यानी इसको और इसको हमने रिमूव कर दिया, तो बचा कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 2, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -1, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 3, 1 2 -1 एंड 3, राइट। तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1 × 3 माइनस 2 × -1, 1 × 3 माइनस 2 × -1, राइट। तो ये बनेगा 3 + 2 यानी कि 5, तो m22 कितना आ गया 5, राइट। तो आई होप आपको माइनर निकालना समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में या कोई मैट्रिक्स है जिसका कोई भी एलिमेंट हमने पिक किया aij, उसके करस्पॉन्डिंग हम माइनर mij कैसे फाइंड करते हैं, राइट। आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा माइनर का, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर जिसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर 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 अब देखो, जैसे हमने माइनर कैलकुलेट किया उसी की हेल्प से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट का aij का। यानी अगर किसी मैट्रिक्स A में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे a11 a12 एंड सो ऑन, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया एक एलिमेंट है aij, उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। माइनर क्या बनेगा mij, राइट। फिर कोफैक्टर क्या होगा, mij की हेल्प से ही हम कोफैक्टर को डिनोट करेंगे। जैसे मान लिया लेट aij be an element of matrix A, मैट्रिक्स A, यानी इस मैट्रिक्स A का कोई एक एलिमेंट है aij, तो उसका कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं Cij से। Cij इज नोटेशन फॉर कोफैक्टर। तो Cij हम कैसे डिनोट करेंगे,
-1 रेस टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले माइनर कैलकुलेट किया, फिर हमें ए आई जे के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या निकालेंगे, हम सी आई जे से डिनोट करेंगे और उसको हम लिखेंगे कैसे, -1 की पावर i प्लस जे और मल्टीप्लाई में एम आई जे। एम आई जे क्या है, माइनर, राइट। यानी जैसे मान लो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर निकालना है, A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है, तो A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी C11 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि I और J दोनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। यानी जब हम A11 की बात कर रहे हैं तो I और J क्या हो गया 1 1, तो C11 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, राइट। यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। अब -1 की पावर 1 प्लस 1 तो कितना हो गया, -1 की पावर 2, वो तो पावर इवन नंबर है, तो -1 की पावर 2 कितना हो गया 1। तो C11 किसके इक्वल आएगा, M11 के, राइट। तो C11 किसके इक्वल आएगा, M11 के। सिमिलरली सपोज हम A12 के लिए बात करते हैं। A12 कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो अगर हम A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना चाहें तो C12 क्या बनेगा, C12 बनेगा -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, राइट। अब 1 प्लस 2 का मतलब 3, तो -1 की पावर 3 यानी माइनस ऑफ M12, C12 विल बी माइनस ऑफ M12, राइट। ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है 1 3 2 0 2 4 -1 5 3 ऐसे। तो अब देखो यहाँ पर हम सपोज A11 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना चाहते हैं C11। जैसे इन प्रीवियस एग्जांपल C11 क्या बनेगा, C11 हमने क्या बताया, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, -1 की पावर 1 प्लस 1 M11 विच इज इक्वल टू M11, राइट। तो C11 कितना हो गया, -14, राइट। अब सपोज हम C12 कैलकुलेट करते हैं, C12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। C12 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, -1 की पावर 1 प्लस 2 तो माइनस हो गया, और M12 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो M12 क्या बनेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो क्या बनेगा, यानी हमने फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 0 4 -1 3, 0 4 -1 3, राइट। तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 × 3 0, यानी माइनस ऑफ 0 × 3 -4 × -1, राइट। यही बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 माइनस ये प्लस हो गया 4 और बाहर माइनस है, तो इसकी वैल्यू आ गई -4, राइट। ये समझ में आया या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर क्या बनेगा, सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट करेंगे और माइनर की हेल्प से ही हमारे पास एक टर्म और है कोफैक्टर, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, Cij इज इक्वल टू -1 रेस टू द पावर i प्लस जे Mij। यानी हम पहले माइनर कैलकुलेट करेंगे, फिर Cij को हम कैसे डिनोट करेंगे, -1 की पावर i प्लस जे Mij, राइट। यानी किसी एलिमेंट का Aij का हमें कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर i प्लस जे करो और साथ में मल्टीप्लाई में क्या करो, Mij क्या है, माइनर। तो हमने माइनर और कोफैक्टर निकालना हम सीख गए, राइट।
ओके, हम अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल, लेट A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 -1 0 4 2 1 3 1 3 2 -1 0 4 2 1 3। मान लिया ये कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 का, और हमसे पूछा गया है कि हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करो। फाइंड कोफैक्टर्स, फाइंड कोफैक्टर्स, यानी हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करो। तो अब देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 1, यानी 4a11, यानी हम a11 से शुरुआत करते हैं 4a11। तो c11 क्या बनेगा, -1 raised to the power 1 + 1 m11। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचा 0 4 1 3 0 4 1 3। तो ये क्या बना 0 -4, यानी -4, राइट। ये तो हो गया C11। अब C12 की बात करते हैं। C12 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 3, तो उसका कोफैक्टर क्या बनेगा C12 इज इक्वल टू -1 raised to the power 1 + 2 m12, राइट। तो ये क्या बनेगा, यानी फर्स्ट रो को हमने रिमूव कर दिया, सेकंड कॉलम को रिमूव कर दिया, तो क्या बचा -1 4 2 3 -1 4 2 3, राइट। और साथ में -1 की पावर 1 + 2 है, तो एक माइनस भी आएगा बाहर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 × 3 कितना हो गया -3 -2 × 4 यानी 8, तो -3 -8 और बाहर माइनस है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 11, राइट। ये समझ में आया या नहीं, C12 समझ में आया या नहीं, राइट। फिर हम C13 कैलकुलेट करते हैं। C13 क्या बनेगा, -1 की पावर 1 + 3 m13, राइट। -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव होगा 1, और m13 क्या बनेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने रिमूव किया, तो क्या बचा -1 0 2 1 -1 0 2 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 × 1 यानी -1 -0 × 2 तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी -1। तो ये क्या बना, कोफैक्टर C13 विद रेस्पेक्ट टू द एलिमेंट A13, राइट। यानी अब हम यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न देख सकते हैं। जैसे देखो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है A11, उसके करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर फाइंड किया। तो अब देखो C11 में हम क्या देख सकते हैं कि जो -1 की पावर है 1 + 1, वो क्या बन रहा है, एक इवन नंबर बन रहा है, राइट। यानी -1 की पावर 1 + 1 क्या है 2, वो एक इवन नंबर है, तो जब इवन पावर है तो -1 की पावर क्या बनेगा, इवन एक पॉजिटिव नंबर बनेगा 1, राइट। तो अब देखो जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तब जो माइनर है वो एज इट इज़ C11 के इक्वल होगा, राइट। यानी कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होंगे। फिर जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे बात करेंगे, जस्ट उसके अगले वाला टर्म, तो वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमने -1 की पावर 1 + 2 किया, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे साइन क्या था, प्लस साइन, यहाँ पे क्या साइन था, माइनस साइन ऑफ C12, यानी C12 क्या है, -1 की पावर 1 + 2 m12। तो m12 के साथ में माइनस साइन आ रहा है, m11 के साथ में प्लस साइन था। फिर जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो जब हम माइनर निकालेंगे m13,
उसके साथ में माइनस साइन आएगा, राइट। अल्टीमेटली तो कुछ भी आ सकता है, जो फाइनल में जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। हम तो सिर्फ m11, m12, m13 इनके कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं कि इनके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे हमने m11 कैलकुलेट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, जब m12 कैलकुलेट किया तो यहाँ पे माइनस साइन था, जब m13 कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन है, राइट। लास्ट में जो फाइनल वैल्यूज है उनमें तो कुछ भी आ सकता है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा, वो तो माइनर पे डिपेंड करेगा कि माइनर का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, राइट। ओके, अब जैसे हमने C13 कैलकुलेट किया, अब हम C21 कैलकुलेट करते हैं। C21 क्या बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -1 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या बनेगा, इस रो यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव कर दिया। फिर कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, 3, 2, 1 एंड 3। -1 की पार्ट 2 + 1 एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव किया तो 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3। ये कितना बना, -3, 2, 1, 3 कितना बनेगा, -3 × 3 9 -2, 9 -2 यानी कि -7, राइट। C21 यही बनेगा। फिर हम बाकी एलिमेंट्स का कोफैक्टर भी फाइंड करते हैं। फिर हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं A22 का, यानी C22, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दिया, तो फिर क्या बचा, -1 की पावर 2 + 2 एंड 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, राइट। यही बनेगा माइनर इस एलिमेंट के लिए, A22 के लिए, राइट, विच इज इक्वल टू 3 - 4 - 1, राइट। तो अब देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब हम एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, जब हम एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं या फिर माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो हम जिस एलिमेंट का कोफैक्टर या माइनर डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है या उसका हमारे पास कहीं यूज नहीं आ रहा है। जैसे देखो, जब हम C11 कैलकुलेट किया जब हमने, या फिर जब हमने माइनर कैलकुलेट किया M11, तो उस केस में हम 1 का कहीं यूज नहीं ले रहे हैं, यानी हम कहीं 1 मल्टीप्लाई या ऐड कहीं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम 1 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स काम आ रहे हैं, इस रो और इस कॉलम को हमने रिमूव कर दिया, तो बचे कौन कौन से, 0, 4, 1, 3, राइट। यानी ये 4 एलिमेंट्स बचे, 0, 4, 1, 3। तो हमें सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स का या फिर ये जो सब मैट्रिक्स बना इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, वो क्या बना, -4। तो यहाँ पर इस 1 का कहीं यूज नहीं आया। फिर हमने जब A12 के लिए बात किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए, तो जब हमने इस 3 का कोफैक्टर या माइनर जब हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हमने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को रिमूव कर दिया, तो बचा क्या, -1, 4, 2, 3, -1, 4, 2, 3, यानी इस 3 का कहीं पर यूज नहीं आया इसमें। तो हमें सिर्फ इन एलिमेंट्स की पोजीशन के ऊपर ध्यान देना है कि वो हम कौन सी पोजीशन का कोफैक्टर या माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि इस बात पे ध्यान देना है कि उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रखा गया है, राइट। जब हम कोफैक्टर और माइनर में जब हम बात करते हैं या उनका जब हम वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में हमें सिर्फ उनकी पोजीशन पे ध्यान देना है, राइट। अब हमने C22 कैलकुलेट किया, फिर C23 क्या बनेगा, C23 क्या बनेगा, माइनस ऑफ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हमने रिमूव किया, तो क्या बचा, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, ये क्या बनेगा, 1 - 6 और बाहर माइनस है तो ये क्या बनेगा, 5, राइट। फिर C31 क्या बनेगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 1, और सब मैट्रिक्स क्या बनेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या क्या एलिमेंट्स बचेंगे, 3 2 0 4, 3 2 0 4, तो ये क्या बना 12 माइनस 0 विच इज़ 12, C32 will be हमने क्या किया, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव किया तो क्या बचा 1 2 माइनस 1 4, 1 2 माइनस 1 4, राइट। और यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना आएगा माइनस, यानी 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, तो माइनस 1 की पावर 5 कितना आएगा माइनस बनाएगा, तो साथ में माइनस भी बाहर आएगा और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 2 ऑफ माइनस साइन विच विल बी -6, राइट। फिर लास्ट बचा C33, थर्ड रो थर्ड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर, वो क्या बनेगा, थर्ड रो को हमने रिमूव किया, थर्ड कॉलम को रिमूव किया तो बचा क्या 1 3 माइनस 1 0, 1 3 माइनस 1 0, राइट। और 3 प्लस 3 कितना होगा 6, तो -1 की पावर 6 क्या बनेगा पॉजिटिव साइन, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 3, यानी ये आ गया 3, राइट। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव, राइट। तो ऑल्टरनेट साइन में चलेगा माइनर और कोफैक्टर, राइट। तो जब हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो पहले माइनर फाइंड करो और उनके साथ में ऑल्टरनेट प्लस साइन लगाते जाओ, राइट। तो वहाँ से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, राइट। तो कोफैक्टर कैलकुलेट करना समझ में आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमने माइनर पढ़ लिया, कोफैक्टर पढ़ लिया, हमें ये कैलकुलेट करना भी आ गया कि हम माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की। तो अब देखो एडजॉइंट एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो कोई एक ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले तो हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, राइट। यानी A11 के करस्पॉन्डिंग C11 फाइंड करेंगे, A12 के करस्पॉन्डिंग C12, A13 के करस्पॉन्डिंग C13 एंड सो ऑन, राइट। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, राइट। फिर उसके बाद में हमने जैसे मान लिया हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था A11, A11, A12 अप टू A1n, यानी फर्स्ट रो जिसके n कॉलम्स है, A11, A12, A1n, सॉरी फर्स्ट रो जिसमें n एलिमेंट्स है, A11, A12, A1n अप टू, फिर A21, A22 अप टू A2n, AN1, AN2 अप टू ANn, यानी एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है जहाँ जिसके एलिमेंट्स क्या है A11, A12 अप टू A1n। सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे A21, A22 अप टू A2n। फिर लास्ट रो nth रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे AN1, AN2 अप टू ANn, राइट। यही बनेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स होंगे उनको भी हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट्स थे। इन हर 9 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर्स फाइंड किया। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या था A11, उसके करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर फाइंड किया C11, राइट। फिर हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड किया C12, राइट। तो हमने जितने भी कोफैक्टर्स फाइंड किए तो हर कितने एलिमेंट्स थे 9,
और उन 9 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने कोफैक्टर्स आए, 9, राइट। A11 के करस्पॉन्डिंग C11, A12 के करस्पॉन्डिंग C12, A13 के करस्पॉन्डिंग C13 एंड सो ऑन, राइट। यानी 9 एलिमेंट्स थे और हमें 9 कोफैक्टर्स मिल गए। तो अब जैसे हमने एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस मैट्रिक्स A में, उसी के करस्पॉन्डिंग हम दूसरा मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। जैसे मान लिया B, मान लिया कोई मैट्रिक्स हम B बना सकते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इन कोफैक्टर्स या फिर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे A11 उनके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स थे C11 उनको हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, मान लिया मैट्रिक्स B, लेट B। तो हमने मान लिया कोई दूसरा मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स B, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स थे हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। जैसे A11 के करस्पॉन्डिंग हमने C11 लिख दिया, राइट। A12 के करस्पॉन्डिंग हमने C12 लिख दिया, राइट। A1n के करस्पॉन्डिंग हमने C1n, राइट। फिर A21 के करस्पॉन्डिंग C21 एंड सो ऑन, यहाँ पे Cn1, यहाँ पे C22 एंड Cn2 एंड यहाँ पे C2n एंड Cnn। ये भी n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। यानी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे ओरिजिनल मैट्रिक्स A में, उनके करस्पॉन्डिंग हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स B, जिसमें हमने कौन से एलिमेंट्स रखे, उन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमें कोफैक्टर्स मिले उनको हमने वहाँ पे करस्पॉन्डिंगली प्लेस कर दिया, राइट। A11 के करस्पॉन्डिंग हमें C11 मिला, A12 के करस्पॉन्डिंग C12, A1n के करस्पॉन्डिंग C1n एंड सो ऑन, राइट। तो ये भी एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट। अब एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट क्या होगा, ये जो हमने मैट्रिक्स B बनाया, मैट्रिक्स A के करस्पॉन्डिंग हमने जो मैट्रिक्स B बनाया, उसके हेल्प से हम एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं इस A का। वो कैसे लिखेंगे, इट इज़ डिनोटेड एज एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इज ट्रांसपोज ऑफ B, राइट। अब ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, हम उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, राइट। यानी किसी मैट्रिक्स में किसी रो के एलिमेंट्स है, कुछ कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो कॉलम के एलिमेंट्स को हम रो के एलिमेंट्स पे प्लेस करेंगे और रो के एलिमेंट्स को हम कॉलम के एलिमेंट्स पे प्लेस करेंगे, राइट। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा, ये जो हमने करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाया B कोफैक्टर्स का, यानी हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड किए, राइट। फिर हमने उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया करस्पॉन्डिंगली, यानी A11 के करस्पॉन्डिंग C11 लिखा, A12 के करस्पॉन्डिंग C12 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया, उस मैट्रिक्स B का हमने ट्रांसपोज ले लिया, राइट। यानी मैट्रिक्स B के जो एलिमेंट्स थे या रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया, या फिर मैट्रिक्स B का हमने ट्रांसपोज लिया। तो फिर जो नया मैट्रिक्स बनेगा, यानी जो B ट्रांसपोज बनेगा, उसको हम ओरिजिनल मैट्रिक्स A का एडजॉइंट बोलते हैं, राइट। यानी हमने पहले क्या किया, एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड किए, उनको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया, राइट। ट्रांसपोज लेने के बाद में जो मैट्रिक्स बना, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, या ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज। यानी कोफैक्टर्स का हमने जो मैट्रिक्स बनाया उसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ A। तो इसकी वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, C11, फिर C12 कहाँ पे आएगा, कॉलम में, अप टू C1n, अप टू C1n, फिर C21, C22, ये रो सेकंड कॉलम में जाएगी, तो ये बनेगा C21, C22 अप टू C2n, राइट, एंड सो ऑन Cn1।
Cn1, Cn2 and Cnn, राइट? यही बनेगा इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले हमने एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड किए, फिर उनका हमने एक मैट्रिक्स बनाया मैट्रिक्स बी, फिर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी दी एडजॉइंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, उसके करस्पॉन्डिंग जो एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, राइट? तो ये मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज है इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट? ओके, तो अब देखो हमने जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया मैट्रिक्स ए का, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 3 2 -1 0 4 2 1 3, राइट? ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स फाइंड किए, C11 C12 C13 एंड सो ऑन, राइट? हमने 9 कोफैक्टर्स हमने फाइंड किए। फिर हम इन 9 कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में अगर अरेंज कर दें, यहाँ पर अगर हम अरेंज कर दें, फिर उसका जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी दी एडजॉइंट ऑफ दिस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, राइट? तो हम एक बार प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे C11 कितना है, -4, C11 कितना है, -4, C12 कितना है, 11, C13 कितना है, -1, फिर C21 is -7, C22 is -1, C23 is 5, C31 is 12, C32 is -6 and C33 is 3, राइट? तो ये 9 कोफैक्टर्स अपने पास में। तो अब हम इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के करस्पॉन्डिंग अगर हम एडजॉइंट लिखना चाहें तो वो क्या बनेगा, फाइंड एडजॉइंट। यानी अब हमने एग्जांपल में चेंज कर दिया, पहले हम कोफैक्टर्स निकाल रहे थे, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो अब देखो हमने एक नया मैट्रिक्स बनाया बी, राइट? 3x3 का, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर्स को हमने वहाँ पे प्लेस किया। तो A11 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर C11 वो यहाँ पे आएगा, उसकी वैल्यू कितनी है, -4, राइट? फिर 3 के करस्पॉन्डिंग या A12 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट आएगा कोफैक्टर, C12 विच विल बी 11, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग या A13 के करस्पॉन्डिंग C13 कितना आएगा, -1, राइट? एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे -7, फिर -1 और फिर 5, देन 12 -6 3, 12 -6 3, राइट? ये समझ में आया या नहीं? राइट? तो ये क्या बन गया, मैट्रिक्स बी, यानी कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। वो क्या बनेगा, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो विल बी द फर्स्ट कॉलम विच विल बी -4 11 -1। सेकेंड रो क्या बनेगी, सेकेंड कॉलम विच विल बी -7 -1 5। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज होगा, वो क्या बनेगा, 12 -6 3, 12 -6 3, राइट? -4 -7 12, 11 -1 -6 एंड -1 5 3, राइट? तो ये जो मैट्रिक्स बना है ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा, दिस मैट्रिक्स।
राइट। यानी हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हमने कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, माइनर की हेल्प से, राइट। यानी सबसे पहले हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। कैसे, किसी एलिमेंट का माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, फिर जो बचा हुआ सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, राइट, दैट विल बी द माइनर, राइट। फिर हम बात करते हैं कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर क्या होगा, जैसे मान लो हमें a11 का कोफैक्टर निकालना है c11, तो c11 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 1 m11, या फिर aij का अगर हम कोफैक्टर निकालें दैट विल बी -1 I + j mij, राइट, और साइन ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएंगे, राइट। तो ये हो गया कोफैक्टर। फिर एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैसे होगा, हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाले हमने, फिर उसके बाद में हमने इनको किसी एक मैट्रिक्स बी में प्लेस किया, राइट, करस्पॉन्डिंगली, यानी a11 के करस्पॉन्डिंग c11, a12 के करस्पॉन्डिंग c12 एंड सो ऑन। अब इस मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा, इस मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा दैट विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स बी का या जो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज, राइट, ऐसे, राइट। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कुछ, यहाँ पे ए कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स। हमने पहले क्या किया, उनके करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए, फिर उन कोफैक्टर्स की हेल्प से हमने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बनाया, राइट, विच इज़ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बी, राइट। तो कोफैक्टर्स, माइनर्स और एडजॉइंट समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, राइट। तो ये बात हो गई कोफैक्टर्स और एडजॉइंट की। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, एक दो जो काफ़ी यूज़फुल है। इंपॉर्टेंट नोट, देखो सबसे पहले हम क्या नोट लिखेंगे कि जैसे हमने कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स लिया ए, या कोई एक मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, तो हम अगर उन एलिमेंट्स की या उस मैट्रिक्स के किसी रो को हमने पिक किया, मान लो R1, फर्स्ट रो को हमने पिक किया जिसमें n एलिमेंट्स है, कौन कौन से, a11, a12, a13 एंड a1n, राइट, ये n एलिमेंट्स है। तो हमने क्या किया, इन n एलिमेंट्स को हमने करस्पॉन्डिंगली, हमने इन n एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंगली जो इस रो के जो कोफैक्टर्स हैं, यानी हमने पहले एक कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स एलिमेंट्स होंगे, जैसे a11 के करस्पॉन्डिंग c11, a12 के करस्पॉन्डिंग c12, a1n के करस्पॉन्डिंग c1n, राइट। तो हमने जैसे मान लिया फर्स्ट रो को हमने पिक किया ओरिजिनल मैट्रिक्स ए, उनके एलिमेंट्स को हमने इस मैट्रिक्स बी के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, कोफैक्टर एलिमेंट्स है, उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया मतलब a11 को c11 के साथ मल्टीप्लाई किया, a12 को c12 के साथ मल्टीप्लाई किया, a1n को c1n के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमने लास्ट में उनको सबको ऐड कर दिया, राइट। यानी सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी हम यहाँ पे रो की बात करें, हम कॉलम के करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हैं, राइट। तो सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम, इसको लिख लो, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ, सॉरी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट भी तो लेना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम
with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors of that row, of that particular row or column, of that row or column. यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम को हमने पिक किया, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने कोफैक्टर्स बनाए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने कोफैक्टर्स बनाए उनके साथ हमने प्रोडक्ट लिया उन एलिमेंट्स का, राइट। फिर हमने सम किया, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ऑफ दैट रो और कॉलम विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, will be determinant of the matrix A, राइट। यानी जो कोई मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट्स को हमने मैट्रिक्स लिया, हमने किसी रो या कॉलम हमने पिक किया सबसे पहले, फिर उसके जो एलिमेंट्स है उनको हम उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट। यानी अब देखो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने फर्स्ट रो को पिक किया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लो फर्स्ट रो को पिक किया, राइट, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A11 C11, A12 C12, उनका सम क्या होगा, डिटर्मिनेंट, प्लस A1n C1n विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ A। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, राइट। यानी A11 को हमने C11 के साथ मल्टीप्लाई किया, A12 को हमने C12 के साथ मल्टीप्लाई किया, A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन, और फिर हमने ऐड कर दिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A11, अब देखो C11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी कोफैक्टर और माइनर में क्या रिलेशन होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11। जब C11 के लिए हम माइनर बात करेंगे तो C11 की वैल्यू कितनी होगी, M11, राइट। C12 की वैल्यू कितनी होगी, -1 की पावर 1 + 2 M12, दैट विल बी माइनस ऑफ A12 M12 प्लस A13 M13 एंड सो ऑन, राइट। फिर लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर 1 + n A1n M1n विच विल बी डिटर्मिनेंट, राइट। और हम डिटर्मिनेंट ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लिया ये कोई मैट्रिक्स लिया और हम मान लो इसकी फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया A11 हमने लिया, राइट। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने रिमूव किया, फिर जो सब मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट, तो 0 4 1 3 का डिटर्मिनेंट वो क्या बनेगा, M11। फिर हमने क्या किया, हम सेकंड प्लेस पर हम क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं, राइट। तो ये माइनस यहीं से आता है कि C12 क्या है, -1 की पावर 1 + 2, राइट, वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ M12। तो हमने यहाँ पे माइनस लिया और A12 इज़ 3, फिर उसके बाद में M12 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने रिमूव किया, बचा क्या, -1 4 2 3, फिर इसका डिटर्मिनेंट, राइट, दैट विल बी M12, राइट। फिर लास्ट में A13 की वैल्यू कितनी, 2, उसके करस्पॉन्डिंग M13 क्या बनेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने रिमूव किया, तो क्या बचा, -1 0 2 1, वो क्या बनेगा, M13, राइट। तो ऐसे ही तो हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते थे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब हम A के किसी भी रो या कॉलम को पिक करके उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें अगर, तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट। ये समझ में आया या नहीं। अब जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट रो की बात करी, हम मान लो सेकंड कॉलम के लिए बात करते हैं। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं, A12,
फॉर एग्जाम्पल A12 राइट, A12, तो A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या बनेगा, C12 प्लस A22 उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C22, A22 C22 करस्पॉन्डिंग विथ सेकंड कॉलम, यानी हम सेकंड कॉलम पे बात कर रहे हैं अभी, तो A22 C22, फिर AN2 CN2 अप टू AN2 CN2 विच इज़ डिटर्मिनेंट अगेन, राइट, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में जब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा, A12 C12 A12 C12 फिर A22 C22 A22 C22 अप टू AN2 CN2 फिर इन मल्टीप्लिकेशंस का या इन प्रोडक्ट्स का जब हम सम करेंगे या इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, राइट, समझ में आया या नहीं, राइट, ओके। तो अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हमने मान लो हम सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में हम इसको इवेल्यूएट करना चाहते हैं, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर पहले तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल यानी इस एग्जाम्पल में अब देखो सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में A12 कितना है -3, सॉरी A12 कितना है 3, A12 कितना है 3, C12 कितना है C12 हमने क्या बनाया था 11, राइट, C12 हमने क्या बनाया था 11, C12 इज 11, राइट, फिर 0 के रेस्पेक्ट में 0 और -1 प्लस 0 इंटू -1, राइट, फिर 1 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -6, तो ये क्या बना, 33 -6, ये तो 0 हो गया, तो ये बना 33 -6 विच इज़ 27, राइट, तो इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A, राइट। तो इस एग्जाम्पल में इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना आएगा 27, यानी जो एलिमेंट्स थे सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में हमने एलिमेंट्स कौन कौन से लिए थे 3 0 1, फिर उनको हमने क्या किया, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स थे जैसे C12 C22 अप टू CN2, यहाँ पे क्या है 11 -1 -6, उनको हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, राइट। ये प्रॉपर्टी समझ में आया या नहीं, राइट, ओके। ये तो बात होगी जब हम किसी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ में हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को अब हम किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या होगा, राइट। तो इसमें लिखो नॉट टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ a row or column sum of product of entries of a row or column with the cofactors of another row or column is zero। यानी अभी हमने क्या बताया था पहले वाली प्रॉपर्टी में कि किसी भी
रो को उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट, राइट। यानी किसी रो को उसी रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमें डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा, राइट। लेकिन अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो क्या होगा, 0। या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करें तो फिर वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कोई भी रो पिक करो, अगर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो 0 आएगा। या फिर कोई कॉलम पिक करो, फिर कोई दूसरा कॉलम पिक करो, उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0, राइट। समझ में आया या नहीं। जैसे मान लिया हमने फर्स्ट रो पिक किया, A11, A12, A13 एंड अप टू A1n, राइट। ये मान लिया फर्स्ट रो है किसी मैट्रिक्स की, राइट। अब मान लिया हमने इसको सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी इस रो के एलिमेंट्स को हमने किसी दूसरी रो या सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स क्या बनेंगे, C21, C21, C22, C23 एंड सो ऑन C2n, राइट। यानी हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, फिर हम सेकेंड रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। या फिर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो भी 0 आएगा। अगर हम फर्स्ट कॉलम उसके एलिमेंट्स को मान लो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सम करके फिर 0 वैल्यू बनेगी, राइट। तो ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी रो पिक करो, फिर उसके अलावा उस रो के अलावा कोई दूसरी रो उसके कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 0 आएगा। कॉलम अगर हम ले रहे हैं तो उस कॉलम के अलावा कोई दूसरा कॉलम अगर हम पिक करें तो उसके कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आएगी, ऐड करने पर 0, राइट। अब जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल लिया, जैसे इन प्रीवियस एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं। इन प्रीवियस एग्जाम्पल जैसे मान लिया हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, राइट। फर्स्ट रो के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 3, 2, राइट। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई दूसरी रो लें या R2 या R3 उसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स है अगर उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब हम देख सकते हैं, जैसे मान लिया हम फर्स्ट रो के लिए बात करते हैं। फर्स्ट रो के कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, 3, 2, राइट, 1, 3, 2, राइट, करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो। अब सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं, -7, -1, 5, -7, -1, 5, राइट। तो 1 को अगर मैं -7 से मल्टीप्लाई करूं प्लस 3 को -1 से और 2 को मल्टीप्लाई करूं मैं 5 से, तो अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -7, -3 प्लस 2 × 5 कितना आ गया, 10, विच इज़ 0। -7, -3, -10 होगा तो -10 + 10 कितना आएगा, 0, राइट। ऐसे ही हम कॉलम के लिए भी देख सकते हैं। मान लो फर्स्ट कॉलम और मान लो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स अगर हम ले, फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया हमने फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1, -1 एंड 2, 1, -1 एंड 2, राइट। फिर हमने मान लिया थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स लिए, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स कौन कौन से होंगे, -1, 5, 3, -1, 5, 3, यानी इट इज़ नथिंग बट C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, राइट।
यानी ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, C13, C23, C33, उसकी वैल्यू क्या है -1, 5 और 3। तो इसको अगर हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया -1 + 5 + 3, राइट। तो ये क्या बनेगा, -1 यहाँ से आएगा -5 और यहाँ से आएगा 6। तो -1 -5 कितना आएगा, -6 + 6 कितना आएगा, 0, राइट। तो ऐसे ही हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो वो क्या बनेगा, 0, राइट। यानी हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए, फिर हमने यहाँ पर सेकंड रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स लिए। यानी कोफैक्टर एलिमेंट्स कौन कौन से थे, -7, -1, 5, और ओरिजिनल मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट्स क्या थे, फर्स्ट रो के 1, 3, 2। फर्स्ट रो और सेकंड रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, सेकंड रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स, राइट। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू R1 of A एंड R2 of B। यानी हमने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसकी तो हमने R1 लिया, रो 1, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स था B, उसके हमने क्या लिए, रो 2 के एलिमेंट्स, राइट। और हमने क्या यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिए 1 -1 2, 1 -1 2, corresponding to column 1 of matrix A and column 3 of matrix B। यानी हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉलम 1 के एलिमेंट्स लिए 1 -1 एंड 2, और साथ में हमने मैट्रिक्स B के या कोफैक्टर मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लिए -1, 5 और 3, -1, 5 और 3। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर, फिर आगे ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगा, 0। यानी एलिमेंट्स को हम किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0, राइट। ऐसा हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए कर सकते हैं, राइट। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, राइट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात क्या है, किसी रो के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम कोई रो पिक कर रहे हैं, जैसे मान लिया R1 पिक कर रहे हैं, तो हमें फिर कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स हमें दूसरी रो के ही लेने हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पे रो पिक करी है तो फिर हम रो ही पिक करेंगे, या तो R2 ले लो या R3 ले लो, राइट। इस प्रॉपर्टी के लिए सेम, इस प्रॉपर्टी के लिए भी, यानी जब हम रो के लिए बात कर रहे हैं तो फिर हम जो कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो भी रो के लिए ही करेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ पर R1 लिया और फिर कोफैक्टर्स के लिए क्या लिया हमने, R2, राइट। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि एक बार एलिमेंट्स तो हमने रो के ले लिए, कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स हमने कॉलम के ले लिए, राइट। अगर ऐसा लेंगे तो कुछ नहीं कह सकते, राइट। अगर करेंगे तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, वो कुछ भी आ सकती है, राइट। या फिर इस केस में जब हम रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और किसी कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैल्यू डिटर्मिनेंट बने, राइट। यानी अगर हम जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हम किसी रो की बात कर रहे हैं, किसी रो के एलिमेंट्स को, तो उसी रो के कोफैक्टर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो वो डिटर्मिनेंट बनेगा। हम जैसे फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए और फिर हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिए, राइट। यानी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए, यानी अगर फर्स्ट रो ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए भी हम उसी रो के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स लेंगे, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर हम रो की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमने जैसे मान लो फर्स्ट रो के तो एलिमेंट्स ले लिए और कॉलम ले लिया हमने मान लो C2, राइट। तो रो और कॉलम के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं कर सकते। अगर रो की बात कर रहे हैं तो कोफैक्टर्स के लिए भी हम कोई दूसरी रो या फिर जो सेम रो उस पर बात करेंगे, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, राइट। ओके, तो ये एग्जांपल समझ में आया नहीं, राइट। यानी हमने सबसे पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर्स कैलकुलेट किए,
फिर हमने एडजॉइंट बताया कि कोफैक्टर्स की हेल्प से हम एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, यानी हमसे सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया, फिर उसका हमने ट्रांसपोज लिया, राइट। तो ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम एडजॉइंट बोलते हैं, राइट। फिर हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कि अगर हम किसी रो को उसी रो के कोफैक्टर एलिमेंट्स के साथ करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा, राइट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, हमने ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हमने करके देखा, तो ये हमें डिटरमिनेंट मिलेगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो यही बनेगा 27, राइट। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो अगर हम फिर किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वो हमेशा 0 आएगा, राइट। या फिर हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0, राइट। सो आई होप आपको एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, राइट। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, राइट। एडजॉइंट की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिटरमिनेंट और इनवर्स निकालने के लिए यूज करते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।